ये कहानी वर्ष 2078 में सेट है, जो दुनिया के अंत के 3 साल बाद की है। एक शहर की सीमा पर, जहां सतह का तापमान दिसने तक हो चुका है, एक अजीब प्राणी दिखाई देता है। फिर हमें हमारा मुख्य पात्र दिखता है, जो एक विशाल आग तत्व वाले राक्षस, जिसे डीक्लॉस हेलहाउंड कहा जाता है, से मुकाबला कर रहा है। उसके छुपे हुए साथी चिल्लाते हैं कि वो जल्दी से इस प्राणी को खत्म करे, क्योंकि उसने पिछली बार निशाना चूक दिया था। लेकिन तभी वह राक्षस पूरी ताकत से उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, और हमारे युवा नायक के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अचानक दो लड़कियां वहां आ जाती हैं, जिनमें से का नाम जांगी होता है। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस राक्षस के सामने कूद जाती है। इस वजह से हिलहाउंड को उसकी आंख में गंभीर चोट लगती है, और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब दोनों लड़कियों को अपना अगला निशाना बना लेता है। गुलाबी बालों वाली लड़की डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि राक्षस उसकी तरफ झपटता है। लेकिन ऐन मौके पर एमसी आ जाता है और चाकू हाथ में लेकर उस पर हमला कर देता है। वह बिना किसी डर के उस राक्षस को चाकू से मारने की कोशिश करता है, ताकि उस हमेशा के लिए खत्म कर, लेकिन राक्षस से ज्यादा ताकतवर होता है और हमारे एमसी को जोर से फेंक देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके साथ ही दौड़कर उसकी मदद करने आते हैं। उनमें से एक उसकी चोट पर पट्टी करता है, लेकिन एमसी कहता है कि वे सब भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। गुलाबी बालों वाली लड़की रोती है और उससे विनती करती है कि वह हार न माने, खासकर उस वीरान जगह में। तभी दूसरी लड़की को कोई अचानक पकड़ लेता है। वह आदमी बताता है कि अब वे एमसी के सारे सामान को लूटेंगे और आपस में बांट लेंगे। ये वही दो साथी थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। उपकप्तान कहता है कि उस पर दवा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। उस युवती को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर कहती है कि उन्होंने उन्हें कई बार बचाया है और अब उन्हें इस तरह छोड़ना गलत है। लेकिन वह धोखेबाज उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि कप्तान के बैग में तो पानी और खाना भी ढंग से नहीं बचा। फिर वह एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है कि इस नए युग में एक सामान्य इंसान बिना किसी ताकत के सिर्फ बोझ बन चुका है। वह एमसी की टूटी हुई बंदूक को लात मारते हुए कहता है कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। फिर वह लड़की को पकड़कर घसीटने लगता है और कहता है कि अगर वे उसके साथ चले तो शायद सेना का कोई बड़ा आदमी उन्हें पसंद कर ले। यह सुनकर युवती गुस्से से भर जाती है और उसे जोर का एक लात मारती है। उसे कायर और गद्दार कहती है। उसी समय गुलाबी बालों वाली लड़की भी प्रतिरोध करती है और दूसरे आदमी का हाथ काट खाती है। लेकिन वह धोखेबाज उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है कि अब जब उसका रक्षक चला गया है तो वह पूरी तरह से उसके काबू में है। वह उसे गला घोंटने लगता है, लेकिन वह लड़की जमीन पर पड़ी होने के बावजूद हार नहीं मानती और उसे कोसती है कि उसका भी अंत बहुत बुरा होगा। वह उसकी आंखों में घूरती है और कहती है कि जो करना है कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी। वह अपने दिल में एमसी का नाम पुकारती है। तभी अचानक कुछ जोर से उस धोखेबाज के चेहरे पर जाकर लगता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। घायल पड़े धोखेबाज को समझ नहीं आता कि ये क्या था और किसने उसे इतनी जोर से मारा। सभी के लिए ये चौंकाने वाला था कि हमारा मुख्य पात्र इतनी गंभीर हालत में भी उठ खड़ा होता है। उसका पुराना साथी हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि यांग युआन अब भी जिंदा है और उसे क्रोध भरी नजरों से घूर रहा है। लड़कियां अपने लीडर को दोबारा देखकर खुशी से भर उठती हैं, जबकि गद्दार साथी डर के मारे घबरा जाते हैं। यांग अपनी टूटी हुई बंदूक उन पर तानते हुए कहता है, मेरे साथियों को अभी छोड़ दो। वाइस कैप्टन माहौल को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यांग के चेहरे पर कोई नरमी नहीं बची होती। इसी बीच दूसरा गद्दार चुपचाप जमीन से एक पत्थर उठाता है और यांग पर वार करने की तैयारी करता है। वह पत्थर उठाकर ताना मारता है, इतनी अच्छाई, इस तबाही में दो जूतों जैसे बन गए हो। लेकिन यांग बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली सीधी उस आदमी को लगती है और वह तरपता हुआ नीचे गिर जाता है। दूसरी गोली वाइस कैप्टन को लगती है और वो भी दर्द में चिल्लाता है, बिल्कुल वहां जहां सूरज की किरणें भी न पहुंचे। दोनों गद्दार चीखते चिल्लाते भाग खड़े होते हैं, यांग को गालियां देते हुए। लेकिन यांग शांत होकर कहता है, जिस यांग युआन को तुम जानते थे वह अब नहीं रहा। सारा तनाव खत्म होने के बाद वह थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मुझ में जरा भी ताकत नहीं बची। एक साथी उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मैं जानती थी तुम हमें छोड़ने वाले नहीं हो। फिर अचानक यांग के सीने पर एक चमकता हुआ निशान उभर आता है। वह कहता है कि असल में वो मर ही गया था, लेकिन कुछ अलग हुआ। फ्लैशबैक में वह बताता है कि आखिरी पल में उसमें एक एबिलिटी जाग गई थी। उसी क्षण एक सिस्टम ने उसे पहचान लिया और मृत्यु से ठीक पहले उसे पुनर्जीवित कर दिया। लड़कियां उसकी गर्म त्वचा महसूस करके समझ जाती हैं कि वह अब एबिलिटी यूजर बन चुका है। फिर अचानक एक सिस्टम विंडो खुलती है, जिसमें लिखा होता है, दुश्मन पर विजय +1 एक्सपीरियंस पॉइंट।
यांग थोड़ा भ्रमित होता है और सोचता है ये एक्सपीरियंस पॉइंट क्या होते हैं। सिस्टम बताता है कि वह आइटम एक्सपीरियंस और पर्सनल एक्सपीरियंस जमा करके आइटम्स को अपग्रेड कर सकता है। इस बीच जिस हेलहोंड से उन्होंने पहले लड़ाई की थी वह वापस अपनी गुफा की ओर बढ़ रहा होता है। यांग खड़ा होता है और कहता है अब डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। फिर हमें जानकारी दी जाती है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को 5 क्लास और विभिन्न एलिमेंट्स में बांटा गया है। इनमें सबसे शक्तिशाली है हाबा, जो उड़ सकते हैं और सब कुछ तबाह कर सकते हैं। यांग सोचता है अगर मैं एक डी क्लास मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया तो हाबा से कैसे लड़ पाऊंगा। कहीं दूर हेलहाउंड को खिलाया जा रहा होता है और वहीं गद्दार साथी अपनी योजना पर जश्न मना रहे होते हैं। उनकी चाल थी कि हेलहाउंड को फिर से यांग की ओर खींच लाएं ताकि बदला भी लिया जा सके और खुद को समय भी मिल सके। अब हेलहाउंड गुस्से भरी नज़रों से यांग और उसके साथियों की मौजूदगी को महसूस करता है और पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ता है। तीनों कोने में फंस चुके होते हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। लड़कियां डर से कांप रही होती हैं लेकिन यांग शांत और आत्मविश्वासी दिखता है। वह पहले कुछ छोटे मॉन्स्टर्स को गोली मारता है, हर एक पर एक शॉट 1 एक्सपीरियंस पॉइंट, और इस बार वह 5 पॉइंट्स हासिल करता है। फाइट करते हुए यांग पुष्टि करता है दुश्मनों को मारने से मेरी पिस्तौल को आइटम एक्सपीरियंस मिलता है। वह कुल 6 शॉट्स फायर करता है, हर शॉट पर हथियार को 1 एक्सपी मिलता है। अब जब उसकी पिस्तौल का एक्सपीरियंस मैक्स आउट हो चुका है वह उसे अपग्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आता है, कैरेक्टर लेवल बहुत कम है, आइटम अपग्रेड नहीं हो सकता। दोस्तों को समझ नहीं आता और वे चिल्लाते हैं इतनी मुसीबत में भी कूल बनने की क्या ज़रूरत है। तभी यांग को एहसास होता है मुझे खुद का लेवल बढ़ाना होगा, तभी मैं अपने आइटम अपग्रेड कर पाऊंगा। बिना हिचक के वह लेवल अप करता है और उसकी स्क्रीन पर आता है लेवल 2 अपग्रेड तैयार है। अब जब यांग युआन का लेवल काफ़ी ऊंचा हो चुका है वह अपनी पिस्टल को अपग्रेड करता है। हथियार अब बेहद शक्तिशाली और नया रूप ले चुका है। अपग्रेडेड पिस्टल से वह एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट करता है जो सीधे हेलहाउंड पर गिरता है। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए वह अब इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार होता है। दूरी से गद्दार ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि यांग अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। उन्हीं में से एक के दिमाग में एक शातिर योजना आती है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे सब मारे जाएंगे। सीन कट होता है और हम वियांग सिटी क्षेत्र में एक सर्वाइवर कैंप देखते हैं। यांग वहां पहुंचता है और किसी चीज पर कदम रखते ही उसे तोड़ देता है। वह थका हुआ दिखता है लेकिन कहता है कि अब वे लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। उसके साथी भी शिकायत करते हैं कि वे 2 दिन से लगातार चल रहे हैं और थक चुके हैं। यांग कहता है कि अब इस बेस पर आराम कर सकते हैं और अपने अनुभव स्तर को बढ़ा सकते हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की डरते हुए पूछती है कि क्या वे इस कैंप में सुरक्षित रह सकते हैं। यांग से समझाता है कि आर्मी बेस सभी सर्वाइवर्स को अपने अंदर लेने के लिए बाध्य होते हैं। कुछ स्थानीय लोग पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वे मॉन्स्टर मीट के बदले को सामान लेते हैं। जूते और कुकीज ऑफर करते हैं लेकिन यांग राक्षस की टेंडन को देने से मना कर देता है। तभी एकल की भीड़ में किसी को पहचान जाती है और उसका नाम पुकारती है। वह व्यक्ति शर्माता हुआ पास आता है और खाने की मांग करता है। लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसे यांग का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। तभी दूसरा गद्दार भी सामने आता है, सब कुछ अपने साथी पर पकड़ माफी मांगने की कोशिश करता है। वह झूठ बोलता है कि वाइस कैप्टन ने उन्हें धोखा दिया और यांग को पीछे छोड़ने की साजिश रची। वह बताता है कि लायनगांव ने एक एलिट मॉन्स्टर को चुराया और उसे अकेले इस्तेमाल किया। उस कोड की मदद से वह अब एक अधिकारी बन चुका है और पुराने साथियों को पहचानने से इनकार करता है। सभी हैरान रह जाते हैं जब यांग मदद करने की बात करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यह गद्दार मदद के लायक नहीं है। गद्दार राहत की सांस लेता है और सोचता है कि यांग अभी पुराना ही है जो किसी से बदला नहीं लेता, लेकिन यांग उसे पकड़ लेता है और एक अजीब सौदा कहता है। वह ठंडी नजरों से कहता है अगर तू मेरे लिए जख्मी हो जाए तभी तुझे मीट मिलेगा। गद्दार हैरान होता है और सोचता है क्या यांग मजाक कर रहा है, लेकिन यांग अब स्पष्ट करता है कि वह अब बदला लेता है और किसी गद्दार को अपना इनाम नहीं देगा। इसके बजाय वह मीट बाकी बचे लोगों को बांट देता है। वे उसे दिल से धन्यवाद देते हैं। काफी दूर से वाइस कैप्टन ये सब देख रहा होता है और चिढ़ जाता है कि यांग वहां तक पहुंच गया जबकि संकेत तक हटा दिए गए थे। वह और भी गुस्से में आ जाता है जब देखता है कि यांग 2 लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। नफरत से भरी निगाहों से वह फैसला करता है कि अब वह यांग को आगे नहीं बढ़ने देगा। फिर हमें एक बोर्ड दिखता है जो कैंप के रजिस्ट्रेशन और मिशन डिपैच क्षेत्र की ओर इशारा करता है। यांग का ग्रुप रजिस्टर करने जाता है लेकिन लड़की शिकायत करती है कि उन्हें बहुत कम सामान दिया जा रहा है।
काउंटर पर बैठा आदमी कहता है कि सप्लाई सीमित है और उन्हें पहले ही काफ़ी खाना दिया जा चुका है। यांग का दोस्त गुस्से में कहता है कि वह अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर बदला ले रहा है, लेकिन वाइस कैप्टन कहता है कि वह तो यांग की चोट के कारण उसकी मदद कर रहा है। फिर वे सिपाही उन्हें बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि बवाल बंद करें और चले जाएं। लड़की क्रोध से लाल हो जाती, पूरे अन्याय पर आग बबूला हो जाती है, लेकिन यांग उसे रोकता है और कहता है कि जाने दो, क्योंकि हमारा दोस्त हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही यांग और उसके साथी कैंप से निकलते हैं, वहाँ कुछ सैनिक उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक तो ये तक कहता है कि वह इन लड़कियों का ध्यान खुद रख लेगा, लेकिन यांग का साथी अब भी लियांगाओ से गुस्से में है, जो अब बेस पर अपनी थोड़ी सी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यांग तय करता है कि अब उन्हें ये जानना होगा कि उसका पूर्व वाइस कैप्टन आखिर योजना क्या बना रहा है। वे अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, लेकिन एक गद्दार दूर से उन्हें देखकर शातिर मुस्कान देता है। इसी बीच कैंप में गुलाबी बालों वाली लड़की मीट पका रही होती है, जो बेहद स्वादिष्ट दिख रहा है। तभी कुछ मर्द आकर धमकाते हैं कि वह मीट उन्हें दे दे। वे कहते हैं कि उसे पैक करके लियांगाओ के पास ले जाना है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। बाकी बचे लोग बस डर के मारे देखते रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह मदद करे। वह आदमी लड़की को चिढ़ाते हुए कहता है कि जोर से चिल्ला, देखते हैं तेरा रक्षक तुझे बचाने आता है या नहीं। पर तभी एक जोरदार हमला उसके सिर पर होता है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। यांग बिल्कुल समय पर वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्से से भरी नजर होती है। हमलावर डरते उठता है और कहता है कि आर्मी बेस में किसी को चोट पहुंचाना गैरकानूनी है। वह डरते डरते पीछे हटता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। यांग उसे ठंडी नजर से घूरते हुए कहता है कि जिसे चाहेगा उसे मारेगा। वो आदमी उसे डरपोक कहता है, लेकिन यांग उसके पैरों पर गोली चला लेता है और ठंडे स्वर में कहता है, धन्यवाद, तुझसे मुझे थोड़ा अनुभव मिला। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी हमलावर भी अलर्ट हो जाते हैं। तभी यांग का दोस्त वहां पहुंचता है और पूछता है क्या सब ठीक है। यांग जवाब देता है कि हमलावर का ख्याल रख लिया है। लड़की जमीन पर पड़े शरीर को देखती है और गुस्से में कहती है उसे पता था कि फिर वही लोग होंगे। गुलाबी बालों वाली लड़की रोती है और खुद को दोषी ठहराती है। वह सोचती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ, लेकिन उसकी दोस्त उसे दिलासा देती है और कहती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। उसे बताती है कि वाइस कैप्टन पूरे कैंप में यांग के बारे में झूठ फैला रहा है। बहुत से लोग इन अफवाहों पर यकीन करने लगे हैं और अब कोई यांग के साथ टीम बनाना नहीं चाहता। यांग हैरानी से पूछता है क्या अष्ट में वे लोग उसे यहाँ से निकालना चाहते हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, देखते हैं कौन किसे बाहर डालता है। तभी कुछ सिपाही उनके टेंट पर पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या योंग्यवान यही है। यांग टेंट से बाहर आता है और पुष्टि करता है कि वही है। सैनिकों का कप्तान बताता है कि वे अनुशासन समिति से हैं और यांग ने नियमों का उल्लंघन किया है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन सैनिक पास आने लगते हैं। यांग तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अपने दोस्तों को बचाते हुए सिपाहियों को पीछे धकेल देता है। अब वह उनके सामने खड़ा होता है और सिपाही उसे घेर लेते हैं, हथियार ताने हुए। कप्तान चेतावनी देता है कि अगर यांग ने विरोध किया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। यांग खुद का बचाव करते हुए कहता है कि उसने खुद को लूट और हमले से बचाने के लिए जवाब दिया था। हमलावर झूठ बोलते हैं कि वे तो बस यह देखने आए थे कि इस पर ठीक है या नहीं। एक और आदमी कहता है कि यांग बिना कारण ही गुस्से में आकर गोली चलाने लगा। गुलाबी बालों वाली लड़की अपनी चोट दिखाती है और कहती है कि उन लोगों ने उसका मीट छीन लिया और हमला किया, लेकिन वे आदमी झूठ बोलते हैं कि लड़की ने खुद को चोट पहुंचाई ताकि वे लोग फंसाएं। यांग हस्तक्षेप करता है और कहता है कि वे इतनी छोटी सी चीज के लिए चोरी नहीं करते। यह सब वाइस कैप्टन की साजिश है जो उससे बदला लेना चाहता है। कप्तान अब नाराज हो जाता है और यांग की गिरफ्तारी का आदेश दे देता है। यांग विरोध करता है, लेकिन अब सिपाही उसे घेर चुके होते हैं। हमारा युवा नायक चिल्लाता है कि उसके पास सभी को दिखाने के लिए और भी सबूत हैं। वाइस कैप्टन संकोच करता है और कहता है कि उसने पहले ही जांच की थी और यहाँ कोई सुरक्षा कैमरे नहीं हैं। लेकिन यांग युआन ये खुलासा करता है कि उनका मांस चिह्नित है और एक त्वरित खोज से सब कुछ स्पष्ट हो सकता है। वाइस कैप्टन के सैनिक खोजबीन करने से इनकार करते हैं और यांग को इस पर गुस्सा आ जाता है। वह एक शक्तिशाली किक मारता है जिससे जमीन टूट जाती है और सैनिकों को धमकाता है कि वे सब कुछ सामने आने से डर रहे हैं। सैनिक डर के मारे मना करते हैं कि वे कुछ भी छिपा रहे हैं और तभी एक सिपाही उनके टेंट में चुराया गया मांस ढूंढ लेता है। जांच शुरू हो जाती है। यांग बताता है कि उसकी दोस्त बहुत ध्यान से काम करती है और हर चीज पर चिह्न लगाती है। कप्तान मांस पर एक अजीब सा चिह्न देखता है और जिज्ञासु हो जाता है। वह चिह्न देखकर पूछता है कि क्या वह चिह्न एक पक्षी का चित्र है। यांग की दोस्त संकोच करते हुए बताती है कि यह चिह्न एक स्वालो
क्योंकि उसके नाम में ये शब्द है। वाइस कैप्टन के सैनिक खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि यह उनका चिह्न है। लेकिन यांग की दोस्त उनका सामना करती है और पूछती है कि उन्होंने उसका नाम मांस पर क्यों उकेरा। वाइस कैप्टन कुछ नहीं बोल पाता और उसे समझाने के लिए शब्द नहीं मिलते। कप्तान गुस्से में आता है और अपनी मसल्स पावर का इस्तेमाल करके वाइस कैप्टन पर हमला कर देता है। वह चेतावनी देता है कि अब कभी भी उसे समय बर्बाद न करे, नहीं तो वह उसे माफ नहीं करेगा। कप्तान एक शक्तिशाली प्रहार करता है जिससे वाइस कैप्टन जमीन पर गिर जाता है और उसके झूठ के लिए सजा दी जाती है। वाइस कैप्टन जमीन पर पड़े हुए यांग को धमकाता है, कहता है कि एक दिन वह यांग को अपने हाथों में पाएगा। यांग उसे गंभीरता से घूरते हुए कहता है कि वह उस दिन का इंतजार करेगा। अब वे अपने टेंट में वापस आकर चर्चा करते हैं। यांग की दोस्त पूछती है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें लियांगाओ से अभी भी मिशन लेना है। यांग अपने दोस्त से कहता है कि वह कुछ कर रहा है और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब देता है। वह बताता है कि वह उसकी दोस्त के लिए एक हथियार बना रहा है ताकि वह भविष्य में लियांगाओ के हमलों से खुद को बचा सके। यांग की दोस्त खुशी से आभार व्यक्त करती है और उसे धन्यवाद देती है। वह हथियार को देखकर बहुत खुश होती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। यांग एक कलाई पर चढ़ने वाला क्रॉसबो बना लेता है और उसे तैयार करता है। इस पर उसे एक अनुभव बिंदु मिलता है। गुलाबी बालों वाली लड़की हथियार को देखकर बहुत प्रभावित होती है और यांग की तारीफ करती है। वह क्रॉसबो का परीक्षण करती है और एक बोल्ट दीवार में धंस जाता है, जिससे लड़कियां हंस पड़ती हैं। हालांकि ये हथियार कमजोर है। लड़की कहती है कि वह वास्तव में उसे पसंद करती है और ये बेहतरीन है। यांग समझता है कि ये क्रॉसबो अब भी उतना अच्छा नहीं है और इसे अपग्रेड किया जा सकता है। हथियार को अपग्रेड करने के बाद यांग अपनी कलाई पर चढ़ने वाला क्रॉसबो दिखाता है, जो अब लेवल 2 पर पहुंच चुका है और पूरी तरह से तैयार है। यांग की दोस्त टिप्पणी करती है कि अब यह गियर बहुत कूल दिखने लगा है और उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। लड़की थोड़ी शंका के साथ अपग्रेडेड क्रॉसबो को लक्ष्य बनाती है ताकि ये देख सके कि क्या यह सच में काम करता है। वह एक शक्तिशाली शॉट चलाती है जो कैंपर ग्राउंड में एक बड़ा निशान छोड़ देती है। लड़की बहुत प्रभावित होती है और क्रॉसबो की शक्ति और रेंज को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह यांग का धन्यवाद करती है और उसकी दूसरी दोस्त भी इसी हथियार की मांग करती है। यांग एक शरारती मुस्कान के साथ सोचता है कि यह एक और तरीका है अनुभव प्राप्त करने का और सहमति देता है। कुछ समय बाद वे मिशन पोस्ट पर वापस लौटते हैं, जहां वाइस कैप्टन उनकी चुटकी लेता है। यांग उसे बताता है कि उन्होंने कुआं खोदने का काम पूरा कर लिया है और अब एक नया मिशन चाहते हैं। लेकिन यांग की दोस्त गुस्से में आ जाती है क्योंकि नया मिशन बहुत खतरनाक है और वह उसे जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सौंपने का आरोप लगाती है। फिर यांग के साथ ही वह युवा लड़की दूसरे बच्चे लोगों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उनका लीडर एक सुपर पावर वाला ताकतवर योद्धा है, लेकिन बाकी लोग डरते हैं। वे उसे एक हत्यारा मानते हैं और सोचते हैं कि कहीं उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी तिरस्कार से खाता है कि ऐसे लोगों को बस खुदाई करते करते मर जाना चाहिए। दोनों लड़कियां इस पर बुनियादारों पर गुस्से में चिल्ला पड़ती हैं। यह सब एक साजिश थी, हमें फंसाया गया है। कप्तान तिरस्कार पूर्वक हंसता है और कहता है, अगर कोई तुम्हारी टीम में नहीं आना चाहता तो मेरी गलती नहीं है। यांग ये सब सुनकर भड़क उठता है। वह गुस्से में वाइस कैप्टन के सीने पर जोर से पैर मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर वह उसके सिर के चारों ओर कई गोलियां चलाता है, जान से नहीं मारता, बस डराने के लिए। फिर गर्जना करता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है ये पिस्टल, जिसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। जब मैं साथ हूं तो किसी भी दरिंदे से डरने की जरूरत नहीं। इतना कहते ही यांग सबको घोषणा करता है, जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो क्वीन के पास आ जाए। बाकी बचे लोग उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं और अब उसकी टीम का हिस्सा बनने पर गंभीरता से विचार करते हैं। उधर जमीन पर पड़ा लियोंगा अपनी हार और बेइज्जती से तिलमिला उठा है। शक्ति होने के बावजूद मैं हर बार हार क्यों जाता हूँ। दृश्य बदलता है। अब यांग और उसकी टीम कुएं की खुदाई में जुटी हुई है। दोनों लड़कियां भविष्य को लेकर चर्चा कर रही हैं, जब अचानक उनमें से एक लड़की की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, एक रहस्यमयी और अलौकिक चमक। वह तुरंत अपने कप्तान को चेतावनी देती है, हमें कुछ अजीब चीज की आहट मिल रही है, कुछ हमारे बहुत करीब आ रहा है। यांग और उसकी दूसरी साथी उस दिशा में देखते हैं, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। तभी जमीन कांपने लगती है, पत्थर खुद ब खुद हिलने लगते हैं और उनके सामने ही मिट्टी फटने लगती है। और फिर एक रहस्यमयी जीव जो पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है जमीन से बाहर निकलता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है और चारों ओर खतरे की घंटी बज उठती है। एक विशाल पत्थर का राक्षस, पूरा का पूरा जीव, जैसे पृथ्वी की गहराई से निकला हो।
उसकी उपस्थिति ही इतनी भारी है कि ज़मीन थरथरा उठती है। टीम अब तैयार है, लेकिन ये नया दुश्मन पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है।